नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में, जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की, जिसमें कि बिजनेस की और उसके शेयर की एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो आज की डेट है 17 जुलाई 2025। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा जिसमें कि आप सीखेंगे कि खुद इंडिविजुअल स्टॉक की कैसे एनालिसिस करते हैं। तो ऐसा ही मैं रेगुलर इंडिविजुअल स्टॉक की एनालिसिस आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिसमें कि मैं आपको डिफरेंट आस्पेक्ट से एक शेयर को एनालाइज करके हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या इन फ्यूचर वो शेयर अच्छा कर सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो का ओवरव्यू कि आप वीडियो में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। और फंडामेंटल्स में बेसिकली हम कंपनी के ग्रोथ, कंपनी का डेट टू इक्विटी, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी के रिटर्न रेशियो, कंपनी के मार्जिन, उन सब की बात करेंगे। फिर वैल्यूएशन को हम तीन बेसिस पे देखेंगे: प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक रेशियो। उसके बाद फिर हम बात करेंगे टेक्निकल्स की कि आज की डेट में कंपनी का जो प्राइस ट्रेंड है वो किस तरह से दिख रहा है और इन फ्यूचर वो ट्रेंड कहाँ पे जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की, जो कि आज की डेट में हमें बिजनेस में दिख रहे हैं। और एट द एंड हम बात करेंगे कंपनी की समरी की, और सारी वीडियो की समरी की, सॉरी, जिसमें कि मैं फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स के बेस पे कंपनी को रेट करूंगा कि किस तरह से मुझे आज की डेट में फंडामेंटल्स लग रहे हैं, और साथ ही साथ किस तरह से वैल्यूएशंस लग रहे हैं और किस तरह से टेक्निकल्स लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हम उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स खराब है तो उसको रेड कलर से हाईलाइट करेंगे। और अगर मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स ना ज़्यादा खराब है ना ज़्यादा अच्छे हैं तो हम उसको येलो की कलर से रेट करेंगे। इसी तरह वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स को भी हम रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस करता क्या है। तो कंपनी बेसिकली पैकेज्ड फूड्स जैसे कि नमकीन, भुजिया और जो पैकेज स्वीट्स होती है वो सब का काम करती है। उसके साथ साथ कुछ वेस्टर्न स्नैक्स भी बनाती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये देखिए, तो इस तरह से कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। ये देखिए आप, स्वीट्स जैसे और गुलाब जामुन हो गया अपना, उसके साथ साथ भुजिया हो गया। तो ये सब प्रोडक्ट जो है वो कंपनी बनाती है। और बेसिकली जो इनके कंपनी के जो मेन स्टेट्स हैं वो हो गया राजस्थान, बिहार, असम, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो बेसिकली जो मेजर सेल है वो नॉर्दर्न इंडिया से ही आती है। और धीरे धीरे कंपनी अदर स्टेट्स में भी एक्सपैंड कर रही है। तो आज के डेट में नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सेल आती है। उसके बाद जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो भी बेसिकली नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में ही है, जो कि रिसेंटली कंपनी महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी एक्सपैंड कर रही है। तो इन फ्यूचर जब कंपनी वहाँ पे सेल बढ़ाएगी तो उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे होने की वजह से कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन में ईजी होगा और कॉस्ट बचेगी, और साथ ही साथ वो क्विक होगा। तो इस वजह से कंपनी धीरे धीरे वहाँ पे भी प्लांट लगा रही है। तो बेसिकली कंपनी का बहुत ही बेसिक सा नमकीन भुजिया टाइप बनाने का बिजनेस है, और काफ़ी अच्छा इनका ब्रांड नेम है बीकाजी। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों में से, आप में से भी काफ़ी लोगों ने इनका प्रोडक्ट कंज्यूम किया होगा, जो कि इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं ओवरऑल। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे। उसके बाद कंपनी के मार्जिन्स की बात करेंगे, और ये दो हम पिछले 5 साल के देखेंगे कि FY 2021 से लेकर 2025 तक किस तरह से ग्रोथ और मार्जिन रहे हैं, और इवन लास्ट 4 क्वार्टर्स में ये किस तरह से इन दोनों मैट्रिक्स पे कंपनी ने परफॉर्म किया है। और ग्रोथ में हम सेल्स और पैट ग्रोथ देखेंगे, और मार्जिन में हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करेंगे। उसके बाद हम रिटर्न रेशियोज भी इसी तरह 5 साल का देखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो भी, और कैश फ्लो भी कंपनी का पिछले 5 साल का देखेंगे कि किस तरह से कंपनी ने किया है परफॉर्म इन तीनों मैट्रिक्स पे भी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम ग्रोथ से। तो अगर हम ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में काफ़ी स्टेबल ग्रोथ रही है। हालांकि पिछले 2 सालों में 2023 से लेके 2025 तक, पिछले जो 2 साल है 2024 और 2025, उनमें ग्रोथ थोड़ी कम हुई है एज कम्पेयर टू हिस्टोरिक एवरेज। लेकिन फिर भी ग्रोथ अच्छी है कंसीडरिंग द एनवायरनमेंट की। ग्रोथ कंपनी ठीक दिखा रही है। और इवन अगर हम पिछले 4 क्वार्टर का भी देखें तो पहले 3 जो क्वार्टर थे दिसंबर तक, दिसंबर, सितंबर और जून, वहाँ पे ग्रोथ अच्छा दिखा है। लेकिन पिछला जो रिसेंट क्वार्टर है उसमें कंपनी ने डी ग्रो किया है। तो ये हमें देखना होगा कि ये एक ट्रेंड ना बन जाए। ये एक एक आधा क्वार्टर अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो वो कोई बात नहीं है। ऐसा किसी, हर एक अच्छी कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये अगर 3-4 क्वार्टर ऐसे जाते हैं तो वहाँ पे फिर हमें देखना होगा कि इन फ्यूचर कंपनी क्या कर रही है उस ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये जो ग्रोथ डी ग्रो हुआ है
तो इन फ्यूचर कंपनी क्या कर रही है ऐसा कि यहाँ से ग्रोथ रिवाइव हो सकता है। तो उसकी हम बात की डेवलपमेंट्स में करेंगे कि क्या क्या कंपनी के अंदर डेवलपमेंट जो है वो आज टेक प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के पैट उसकी, तो पैट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है पिछले 5 सालों में। यहाँ पे अगर आप देखें तो 60% का ग्रोथ, फिर 15-16% का लगभग डी ग्रोथ, फिर 79% का ग्रोथ, फिर 93% का ग्रोथ। अब FY 2025 में 26% का डी ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि मार्जिन काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं रॉ मटेरियल की वजह से, और उसके साथ साथ रिसेंटली कंपनी ने जो पीएलआई के बेनिफिट है उनको रेवेन्यू में रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से मार्जिन एकदम ज़्यादा बढ़ गए थे, और जो पैट लेवल पे सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी। उसके बाद अगर हम देखें पिछले 4 क्वार्टर का, तो सितंबर और जून क्वार्टर में ग्रोथ अच्छा है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में जो ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही बुरे तरीके से पिट गया है। और उसका रीज़न क्या है कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। और मार्जिन इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं कि कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया या वॉल्यूम कम हो गया या सेल कम हो गया। मार्जिन इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं क्योंकि पिछले जो कंपेरेबल क्वार्टर थे उसमें कंपनी ने जो पीएलआई का बेनिफिट था उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड किया था, और उस वजह से कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी स्क्रीनर पे, ये देखिए। तो अगर हम मार्च में 12% के मार्जिन और यहाँ पे 26% के मार्जिन, तो बेसिकली जो 11-12% का मार्जिन, 13% के मार्जिन करने वाली कंपनी थी, उसके अगर सडनली 26% मार्जिन पहुंच गए तो वो अब नॉर्मल मार्जिन थे। तो वहाँ से ये करेक्ट हुए हैं, उस वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको आज काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पिटी हुई दिख रही है। और अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में एज एज पर मैनेजमेंट जो इनकी स्वीट्स की सेल्स हैं वो सितंबर क्वार्टर में ज़्यादा हो गई थी। उस वजह से आप देखिए यहाँ पे सितंबर में 14% से 15% हो गए थे मार्जिन, लेकिन दिसंबर में 12% के जो मार्जिन है वो 8% ही रह गए थे। और वही रीज़न है कि दिसंबर में थोड़ी सेल्स ग्रोथ भी कंपनी को कम देखने को मिली। तो ओवरऑल इतना एक आधा क्वार्टर इधर उधर हो जाए तो उतना कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। तो ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मार्जिन काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और इवन आज की डेट में भी बेस उतना बड़ा नहीं है, तो इन फ्यूचर भी कंपनी ये ग्रोथ कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर हम ग्रोथ के बाद बात करें मार्जिन की, तो हम क्वार्टरली मार्जिन को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सीजनल है। कई बार सपोज मिठाई जो है वो दिसंबर के टाइम ज़्यादा बिकेगी या रक्षाबंधन के टाइम ज़्यादा बिकेगी, तो वो काफ़ी सीजनलिटी फैक्टर है। तो अगर हम बात करें तो हमको फुल ईयर मार्जिन देखना चाहिए। तो फुल ईयर FY 2025 की जो मार्जिन है वो 13% है, जो कि हिस्टोरिक एवरेज जो है 5 साल की और पिछले 7 साल की जो कि रिकॉर्डेड एवरेज हमारे पास है, तो उससे बेटर है। तो यहाँ से शायद मार्जिन उतना ज़्यादा ना एक्सपेंड करें, हो सकता है एक आधा परसेंट कॉन्ट्रैक्शन भी हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्जिन जो हैं ये देखिए, सडनली मार्जिन 17% पहुंच गए थे FY 2024 में, जब कंपनी ने पीएलआई के जो बेनिफिट है उनको रेवेन्यू में रिकॉर्ड किया था, और वो फिर अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मार्जिन शायद थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएं। अब अगर हम मार्जिन के बाद बात करें रिटर्न रेशियोज की, तो आरओसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अराउंड 20-22% की एवरेज आरओसी कंपनी ने दिखाई है पिछले 5 साल में, जो कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन आरओई एज कम्पेयर टू कंज्यूमर नेम आरओई थोड़ी सी कम लगी मुझे, क्योंकि अगर कंज्यूमर जो आप देखें ब्रांड्स, उनकी ज़्यादातर आरओई जो 20-25% के आसपास होती है ज़्यादा ब्रांड्स की, लेकिन इनकी अराउंड 14 से 15% की नॉर्मलाइज्ड आरओई है। क्योंकि ये आप इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जो है वो एकदम 17% पे पहुंच गए थे, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो इस वजह से ये आरओई आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अदर देन दैट 14 से 15% की आरओई कंपनी कर रही है, जो कि उतनी अच्छी नहीं है और उतनी बुरी भी नहीं है। तो कि एवरेज आरओई ठीक है, ओके ओके है, नॉट नॉट टू बैड। तो अगर हम रिटर्न मैट्रिक्स के बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो अगर हम पिछले 3 साल का ऑपरेटिंग कैश टू ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट रेशियो देखें, वो अराउंड 65% है, और इवन 5 ईयर्स का भी अराउंड 65% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर ये लाइक 55-60% के आसपास रेशियो हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से टैक्स जो है कंपनी का वो माइनस नहीं किया है, तो अगर हम वो माइनस करके देखें तो ये रेशियो शायद 80-85% तक भी चला जाए या उससे भी ज़्यादा। और अगर टैक्स माइनस करके ये रेशियो 70% पे हो तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है यूजली। तो कैश फ्लो के बाद अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो हालांकि डेट 86 करोड़ से बढ़ के 154 करोड़ पे पहुंचा है 2021 से 2025 में, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.14 टाइम्स से गिर के वो 0.11 टाइम्स पे पहुंच गया है। और एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.13 टाइम्स है, जो कि काफ़ी
तो डेट लेवल पे काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है कंपनी, और इवन इन फ्यूचर और भी डेट ले सकती है अगर कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़े तो फंडिंग की कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी थोड़ा डेट ले भी ले तब भी कंपनी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी। तो अब ये तो बात हो गई हमारी फंडामेंटल्स की, जो कि काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं हर मैट्रिक पे सिवाय मार्जिन्स के। अब इसके बाद हम समरी इसकी देखेंगे, समरी की किस तरह से हम उनको रेट करते हैं। अब मार्जिन्स के बाद, सॉरी, फंडामेंटल्स के बाद हम बात आ जाते हैं वैल्यूशंस पे। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है कंपनी की वो ये है, कंपनी की नहीं रादर स्टॉक की, कि 96.5 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, 7.2 टाइम्स का प्राइस टू सेल्स रेशियो और 13.6 टाइम्स का प्राइस टू बुक रेशियो। जो ये वैल्यूशंस हैं ये क्लोज जो 16 जुलाई 2025 का जो क्लोजिंग वैल्यूशन है वो हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि ये 17 जुलाई 2025 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर हम एवरेज भी देखें पिछले 3 साल की, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 75.2, प्राइस टू सेल्स 6.45 टाइम्स और प्राइस टू बुक 13.1 टाइम्स। तो काफ़ी महंगे एवरेजेस हैं, क्योंकि 3 साल के एवरेज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये रिसेंटली शेयर लिस्ट हुआ था। यहाँ पे देखें तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी ये नवंबर 2022 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, काफ़ी महंगे वैल्यूशंस पे। और वहाँ से अगर हम प्राइस टू सेल्स देखें 4.9 टाइम से बढ़ के 7.2 टाइम्स हो गया। और अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो वो यहाँ पे दिखाने अराउंड 10 टाइम से 13-14 टाइम्स के आसपास पहुँच गया। तो शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से इनकी जो वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है। हालांकि परफॉर्मेंस कंपनी की मार्जिन्स और ग्रोथ पे उतनी अच्छी नहीं है जितने तेज़ी से शेयर प्राइस ग्रो किया है। तो वैल्यूएशन बहुत ही महंगे हैं हम मेरे हिसाब से तीनों मैट्रिक्स पे, और ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखें या कंपनी का आरओई देखें, वो एज कम्पेयर टू मार्जिन काफ़ी लो है। अब वैल्यूएशंस के बाद हम बात करते हैं प्राइस मोमेंटम की। तो हालांकि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी महंगा है, लेकिन प्राइस 960 से जब 580 पे गिरा, यहाँ पे नवंबर जो है फरवरी 2025 में गिरा था, तो उसके बाद ये आज की डेट तक यानी जुलाई 2025 तक 580 से बढ़ के 750 तक पहुंच गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्राइस पहले यहाँ से गिरा, सितंबर 2024 से गिरा और फरवरी 2025 तक 580 थे, 80 रुपीज़ पे पहुंचा 960 के आसपास से। अब यहाँ से फिर से इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया पिछले 3-4-5 महीनों में। तो ये मोमेंटम जो है सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के आरओई पे। तो अगर ग्रोथ रेट्स और आरओई इंप्रूव करते हैं तो ये शायद ट्रेंड सस्टेन कर जाए, इवन दो की वैल्यूएशन बहुत हाई है। लेकिन वैल्यूएशन क्योंकि बहुत हाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ट्रेंड लंबे समय के लिए सस्टेन ना करे। अब हो सकता है इसमें मैं गलत भी हूँ, तो ये इसको कोई रिकमेंडेशन ना देखें, आप अपना जो डिसीजन है वो खुद बनाएं। बाय और सेल करना है वो आपका डिसीजन है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि आज की डेट में मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कहाँ पे है। तो ये आपको अपना खुद एनालिसिस करना है कि आपको अगर वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, आपको लग रहा है कि कंपनी यहाँ से ग्रोथ इंप्रूव करेगी, आपको लग रहा है कि कंपनी आरओई अच्छा करेगी यहाँ से, तो आप ज़रूर उस शेयर को बाय करें। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, तो वो आपका डिसीजन है कि आप उसको बेचना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि मेरे को आज की डेट में वैल्यूएशन काफ़ी महंगे लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं। तो ये मेरा रीज़न है कि मेरे को वैल्यूएशन इसलिए महंगे लग रहे हैं क्योंकि ग्रोथ भी उतना ज़्यादा नहीं है, और साथ ही साथ पिछले 1-2 सालों में ग्रोथ कम हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम कंज्यूमर नेम के बेस पे अगर हम देखें कि आरओई भी 14-15% का ही है, तो 14-15% का आरओई कोई खास नहीं है। एज अ कंज्यूमर कंपनी आपका आरओई 25-30% का होता, फिर भी हम सोचते हैं कि शायद वैल्यूएशन ज़्यादा जस्टिफाइड है। लेकिन आज की डेट में ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं नज़र आ रहा किसी भी तरीके से, और जो प्राइस ट्रेंड भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो शायद ये सस्टेन करे या शायद ये सस्टेन ना करे, काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि कंपनी इन फ्यूचर ग्रो कैसे करती है और क्या कंपनी का आरओई यहाँ से इंप्रूव होता है या नहीं। तो चलिए, अब हमने ये सब की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ की डेवलपमेंट्स की जो कि कंपनी की में आज के डेट में हो रहा है। तो कंपनी ने रिसेंटली अगर हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो वो 3,25,320 मेट्रिक टन्स की तक बढ़ा लिया है, और आज के डेट में काफ़ी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज भी है। तो इन फ्यूचर जब ये यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा तो कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं इससे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो फोकस है इन फ्यूचर नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, जो कि फ्रोजन कैटेगरी में, जैसा कि फ्रोजन समोसे,
स्प्रिंग रोल्स या फ्रोजन पराठेज, उनमें ये सब कंपनी एक्सपैंड करने की सोच रही है। उसके बाद बेकरी जो आइटम्स है जैसे पफ हो गया, रस हो गया, कुकीज़ हो गया, उनमें भी एक्सपैंड करने की सोच रही है, और साथ ही साथ वेस्टर्न स्नैक्स और प्रीमियम जो स्वीट्स हैं उनमें एक्सपैंड करने की सोच रही है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पे कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करना चाहती है। तो फ्रोजन फूड हो गया, बेकरी आइटम्स हो गए, वेस्टर्न स्नैक्स हो गए, और उसके साथ साथ प्रीमियम जो स्वीट्स हैं उनमें कंपनी इन फ्यूचर एक्सपैंड करने की सोच रही है। यहाँ से कंपनी सोच रही है कि इन फ्यूचर ग्रोथ आ सकता है, और क्योंकि ये सब कैटेगरीज जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फ्रोजन फूड है उनका जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 40% है, और उसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि जब हम इंडियंस बाहर जाते हैं तो हमें काम करने के बाद उतना टाइम नहीं मिलता कि हम आके कुकिंग भी कर सकें। तो इसलिए काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं, स्पेशली जो सिंगल मेल्स होते हैं, वो इस प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं। जैसे फ्रोज़न परोठेज हो गए या फ्रोज़न समोसे हो गए, तो एज अ स्नैक और इवन एज अ मील इन पे काफ़ी हद तक रिलायंस जो है उनका बढ़ जाता है। तो उस वजह से ये कैटेगरी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी धीरे धीरे जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है। हर साल कंपनी प्लान कर रही है अबाउट 50,000 नए आउटलेट्स लाने का, और साथ ही साथ कंपनी टोटल नंबर जो आउटलेट्स है वो आज के डेट में लगभग 3,11,000 है, उसको 4.5 लाख तक लेके जाना चाह रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं इनके प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे देखें तो इनकी जो 71,000 से बढ़ के इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पिछले 3 साल में अबाउट 4.5 टाइम से बढ़ गया है। वो 3,11,000 पे पहुंच गया, और यहाँ से कंपनी और 50% की ग्रोथ उम्मीद कर रही है आने वाले 2-3 सालों में। तो जैसे जैसे ये नेटवर्क एक्सपैंड करेगा तो इन फ्यूचर कंपनी का जो है ग्रोथ भी वहाँ से बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है कंपनी को। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी का जो ये कैपेसिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, अगर आप देखें तो हर एक प्रोडक्ट में कंपनी ने डिफरेंट तरीके से अपनी जो कैपेसिटी है वो दी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो नमकीन में है आज की डेट में, और सबसे कम जो है वो पापड़ पापड़ कैटेगरी है जो उसमें सबसे कम कैपेसिटी है कंपनी के पास आज की डेट में। अब उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी ने रिसेंटली एक ब्रांड एक्वायर किया जिसका नाम है द हेजलनट फैक्ट्री। तो इसको भी कंपनी इन फ्यूचर एक्सपैंड करके ग्रो कर सकती है। तो ये थे हमारे कुछ की डेवलपमेंट्स जो कि इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर ये सब किक इन होता है तो कंपनी के मार्जिन भी यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वैल्यूएशन हम सबसे ऊपर रखेंगे। बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं। तो मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस के बाद पैसा बनाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये 100 का पीओ 150 भी जाता है, 200 भी जाता है। हमने बहुत कंपनीज में इन पास्ट देखा है, और इन फ्यूचर भी ऐसा होता रहेगा। तो ये आपको इंडिविजुअल कॉल अपना लेना है कि इन वैल्यूएशन पे क्या आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। तो ये आपका अपना खुद का व्यू है। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन के बाद दूसरी बात करें तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है एज अ रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से पिछले 2-3 सालों में कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं इन्फ्लेशन की वजह से, और उसी वजह से कंपनी के जो मार्जिन हैं वो भी काफ़ी ऊपर नीचे रहे हैं। और ये आपको देखना है कि इन फ्यूचर अगर ये अगर ये प्राइसेस नीचे आते हैं तो कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। तो ये रिस्क भी है और ये डेवलपमेंट भी आप देख सकते हैं अगर कमोडिटी के प्राइस नीचे आते हैं, क्योंकि अगर कमोडिटी के प्राइस नीचे आएंगे तो ये अपनी जो नमकीन बेच रहे हैं या जो स्वीट्स बेच रहे हैं उनके प्राइस नीचे नहीं लाएंगे, उनके प्राइस वही रहेंगे। तो ये एडवांटेज जो है ये ऐसे एशियन पेंट्स में भी ऐसा एडवांटेज होता है, या पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जिनमें जो रॉ मटेरियल है वो कमोडिटी है और जो एंड प्रोडक्ट है वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे कंपनी को एडवांटेज ये मिलता है कि जब कमोडिटी का प्राइस नीचे आता है तो जो प्रोडक्ट का प्राइस उन्होंने बढ़ाया आता है वो नीचे नहीं आता, तो उस वजह से धीरे धीरे करके कंपनी के मार्जिन जो है वो एक्सपैंड करते रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कंपटीशन जो है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, ये देखिए हल्दीराम और वेडेलाल भी फ्रोजन कैटेगरी में एक्सपैंड कर रहा है और पैकेज स्वीट्स में भी एक्सपैंड कर रहा है। तो कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्पेशली फ्रोजन कैटेगरी में। तो यहाँ पे स्केल करना कंपनी के लिए शायद इन फ्यूचर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हल्दीराम और वेडेलाल जो है ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं इस कैटेगरी में। तो इनको हटा के अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना शायद थोड़ा कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मेरे हिसाब से। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कंपनी प्रमोशंस में काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर रही है। कंपनी के जो ये देखिए धीरे धीरे कंपनी जो है अपने
प्रोडक्ट कैटेगरी को डाइवर्सिफाई कर रही है। ये देखिए जो सबसे बड़ा एथनिक स्नैक्स हैं उनके जो सेल थी 69.5% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ से आता था, जो कि अब 2025 में गिर के 68.1 पे आ गया है। और धीरे धीरे जो दूसरी कैटेगरीज है वो एक्सपैंड कर रही है कंपनी की। तो कंपनी धीरे धीरे प्रोडक्ट को है वो डाइवर्सिफाई कर रही है। और साथ ही साथ जो कंपनी का जो की स्टेट्स हैं यहाँ पे आप देखें तो पहले कोर स्टेट्स जो है कंपनी की उनसे 74.4% की सेल आती थी, वो जो कि FY25 में Q4 FY25 में कम होके लगभग 71.5 पे रह गई है। और धीरे धीरे जो दूसरी स्टेट्स है जैसे फोकस स्टेट देखिए 12.9 से बढ़ के 15.6 पे पहुंच गई है। तो जो नई नई स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं, और जो करंट स्टेट है वो धीरे धीरे उनका जो शेयर है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जो नई स्टेट्स हैं वहां पे ग्रोथ कंपनी काफी स्ट्रांग देख रही है। और यही ट्रेंड अगर पूरे साल का भी आप ये देखें तो यही ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कंपनी प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल बहुत ही डाइवर्सिफाई कर रही है काफ़ी दोनों जगह। तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारी समरी पे। तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात कर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें सबसे पहले, तो फंडामेंटल्स को हम ओवरऑल ग्रीन रेट करेंगे। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। ग्रोथ देखें, ग्रोथ अच्छा है, हालांकि FY25 में थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि एक आधा साल तो ऊपर नीचे किसी भी कंपनी में होता ही रहता है। उसके बाद अगर हम मार्जिन देखें तो मार्जिन ओके ओके लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं, और मार्जिन जो एक्सपैंड किए हैं शायद एक आधा % यहाँ से नीचे भी गिर जाए, तो मार्जिन थोड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो शायद वैल्यूएशन भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इन फ्यूचर। तो मार्जिन मेरे को थोड़ा सा इन डाउट लग रहा है कि मार्जिन ओके ओके हैं, मार्जिन ज़्यादा अच्छे नहीं है आज के डेट में। तो मार्जिन शायद एक्सपैंड ना करें इमीडिएटली, लेकिन जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे जैसे कंपनी अपने यूटिलाइजेशन लेवल जो है उसको बढ़ाएगी, तो इन फ्यूचर मार्जिन भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न रेशियो देखें तो रिटर्न रेशियो भी ठीक है, ROC 20-22% के आसपास, और ROE थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी ओके है 14-15% के रेंज में। कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी का, डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी वैल्यूएशंस यहाँ पे आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ही बुरे हैं। वैल्यूएशन को मैं सीधा नो बोलूँगा। प्राइस टू सेल्स में देखें, प्राइस टू अर्निंग्स में देखें, या प्राइस टू बुक में देखें, तो तीनों बेस पे हम वैल्यूएशंस को रेट करेंगे रेड। वैल्यूएशंस काफ़ी ख़राब है, वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। यहाँ से वैल्यूएशन पे पैसा खरीद के पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि 100 के बाद जनरली पी एक्सपेंड नहीं करता, लेकिन अगर कर गया तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से अगर आप लेंगे तो शायद काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है वैल्यूएशन आज के डेट में, शेयर प्राइस में स्पेशली। अब वैल्यूएशन के बाद हम बात करते हैं ट्रेंड की। तो हालांकि आज की डेट में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं तो ये जो करंट ट्रेंड है ये नीचे भी आ सकता है इन फ्यूचर। ये आपको इंडिविजुअल कॉल अपनी खुद लेनी है कि ये ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो काफ़ी कई बार लॉन्ग टर्म में ऊपर भी चला जाता है, वैल्यूएशन और भी महंगे हो जाते हैं अगर कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, स्पेशली अगर ROE और ग्रोथ कंपनी इंप्रूव करती है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो शायद ये ट्रेंड जो है, मोमेंटम जो आज के डेट में कंपनी ने पकड़ा हुआ है, ये कंटिन्यू करे। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती है तो शायद यहाँ से ट्रेंड और वैल्यूएशन दोनों नीचे को आ जाएं। लेकिन ये आपका इंडिविजुअल कॉल है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, तो ये आपको अपना कॉल खुद लेना है। तो अब ओवरऑल हम देखें फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो हम ग्रीन रेट करेंगे। वैल्यूएशंस रेड है, वैल्यूएशंस क्लियर कट रेड है, इससे ज़्यादा अब रेड क्या हो सकता है। उसके बाद अगर हम टेक्निकल्स देखें तो टेक्निकल्स में करंट ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, स्पेशली फरवरी 2025 के बाद। लेकिन ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये काफ़ी हद तक वैल्यूएशन, ग्रोथ और ROE पे डिपेंड करेगा, और मार्जिन पे भी साथ। तो उसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे एनालिसिस लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें स्टॉक का नाम बताएं। हम कोशिश करेंगे, अगर मेरे को वो स्टॉक समझ आया और मेरे को लगा कि शेयर में दम लग रहा है, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। लेकिन एंड में एक और बात बोलूँ कि इसमें कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ इस एनालिसिस में, और सही भी हो सकता हूँ। तो ये आपको अपना इंडिविजुअल कॉल खुद लेना है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर ऐसे ही
शेयर प्राइस के जो एनालिसिस है, शेयर के एनालिसिस, जो बिजनेस के एनालिसिस है, वो मिलते रहेंगे। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।